अगस्ट कोम्टे, फादर ऑफ सोशोलॉजी, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, जिन्हें हर कोई सोशोलॉजिस्ट जानता है, के बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम जो सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कारक थे उनको देख चुके हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी स्पेसिफिक अगस्ट कोम्टे पे फोकस्ड है, और उसके साथ ही कुछ एक MCQs हम देखेंगे, इनकी बुक्स वगैरह देखेंगे। तो सारा कुछ हम आज अगस्ट कोम्टे की जो भी रिलेटेड थिंकर्स जो चीज़ें हैं वो सब हम ख़त्म कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो इससे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी सोशोलॉजी है वो डेवलप क्यों हुई। तो उस समय हमने इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी लास्ट वीडियोज़ में, कि उस समय के जो थिंकर्स थे, उस समय के जो विचारक थे, वो उनका जो सोसाइटी में जिस तरह की कंडीशंस थी वो पढ़ना चाहते थे। उनकी कुछ एक अजम्पशंस थे जो कि लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, उन सब के बारे में भी हमने देखा था कि इनलाइटनमेंट हुआ था, साथ में फ्रेंच रेवोल्यूशन था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इन सब के कारण सोसाइटी का जो ऑर्डर और प्रोग्रेस था वो काफ़ी बदल गया था। तो सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो उन विचारकों का मानना था कि मानव समाज और उसकी परिस्थितियों का अध्ययन जो सोशल साइंसेस की तरह ही नेचुरल साइंसेस की तरह ही हमें सोशल साइंसेस में एप्लीकेबल उसके मेथड करने चाहिए। और उनका मानना था कि मनुष्य मूलतः तर्कशील होते हैं, मतलब रैशनल होते हैं, और रैशनल थिंकिंग और उनके कर्म जो हैं वो स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। मतलब वोल्टेयर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, वहाँ हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट, वो मानते थे कि सामाजिक संस्थाओं की आलोचना, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उन्हें रिफॉर्म करके लोग अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रूसो ने बात की थी डेमोक्रेसी के बारे में, जिसे उन्होंने जनरल बिल बोला था। तो ये इसके बाद में हमारे मेन फिगर में आते हैं अगस्ट कोम्ट, जिनका जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था और मृत्यु 5 सितंबर 1857 को हुई। इनका पूरा नाम था आइसोडोर मैरी अगस्ट फ्रांकोइस एक्जेवियर कोम्ट। क्योंकि ये फ्रेंच टर्म है तो प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है, यू कैन एडजस्ट इट। बाकी इनका जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था। इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, सोशोलॉजी टर्म इन्होंने कॉइन की थी। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को काफ़ी बढ़ावा दिया था समाज को समझने के लिए। तो ये हमारे फाउंडिंग फादर हैं। इनको सेंट साइमन के साथ में इन्होंने मिलके सबसे शुरुआत में काम किया था। अब सेंट साइमन कौन है? सेंट साइमन इनके गुरु भी थे, और इन्होंने सेंट साइमन ने अगस्ट कोम्टे को गोद लिया था। तो इनका मानना था कि जैसे कि नेचुरल साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रकृति और जीवन के जो नियम हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से सोशोलॉजिस्ट को भी सामाजिक जो जीवन है, हमारी सोशल लाइफ जो डे टू डे लाइफ होती है, उनकी जटिलताओं को समझना चाहिए। और समाजशास्त्र का विकास है समाज के विज्ञान के रूप में, इसी वजह से हुआ है। जो सेंट साइमन एक फ्रांसीसी कुलीन व्यक्ति थे और प्रारंभिक आदर्शवादी समाजशास्त्रियों में से एक थे। उनका मानना था कि एक आदर्श समाज में सभी को समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने डेमोक्रेसी की भी बात कर ली और रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अगस्ट कोम्टे ने क्या किया था, इनको समाज शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। 1838 और 1839 ये दो टर्म्स आती हैं, जो भी एग्जाम में रहेगी आप इनको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर 1838 रहेगा। इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द भी यूज़ किया था। इसके बारे में भी हमने बात की थी। ये बोलते हैं कोम्टे फ्रांसीसी क्रांति को मानव इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते थे, क्योंकि इसने पुरानी सामाजिक व्यवस्था का अंत कर दिया था। हालांकि समाज को तीव्र वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिकरण के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। जैसे कि हमने देखा समाज में जो ऑर्डर चल रहा था वो काफ़ी हिलडुल गया था, मतलब वो अपनी जगह पे स्टेबल नहीं था। तो इन परिवर्तनों के अनुरूप सामाजिक संस्थाओं की एक नई और स्थिर प्रणाली अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से हमें समाज में तालमेल बिठाना चाहिए। तो अगस्ट कोम्टे और सेंट साइमन ने मिलके एक प्लान ये पब्लिश की थी बुक, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोसाइटी। किसमें? 1822 में। ये इनका वर्क था
जो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को, कि किस तरह से सोसाइटी हमारी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, किस तरह से कब कौन सी स्टेज आती है और लोग किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। तो जो स्टेट करती है एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज डेवलप्स थ्रू दी सक्सेसिव स्टेजेस। अब हिंदी देख लेंगे हम इनकी, क्योंकि हिंदी में ही रहेंगी मेरी क्लासेस ज़्यादातर। सेंट साइमन और अगस्ट कोम्टे ने संयुक्त रूप से, ये इन्होंने अभी हमने बताया था इसको, 1822 में इस कृति को इन्होंने पब्लिश किया। प्रत्येक शाखा 3 क्रमिक चरणों से होकर गुजरती है। उन्होंने तर्क दिया था कि सामाजिक भौतिकी, जिसे बाद में समाजशास्त्र नाम दिया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक प्रगति मतलब सोशल प्रोग्रेस के जो प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिवर्तनीय नियम की खोज करना था। उनका मानना था कि ये नियम समाज को समझने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो नियम हैं नेचुरल और जो अपरिवर्तनीय नियम हैं, उनको समझना उतना ही जरूरी है जितना कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम प्रकृति को समझने के लिए थे। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगस्ट कोम्टे और सेंट साइमन हमारे जो सोशोलॉजी है उसको नेचुरल साइंस बनाना चाहते थे। नेक्स्ट बोलते हैं, अगस्ट कोम्टे के अनुसार समाजशास्त्र एक अमूर्त और सैद्धांतिक वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक विज्ञान है। सैद्धांतिक विज्ञान मतलब थियोटिकल साइंस है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। उन्होंने प्रारंभ में इस विषय को सामाजिक भौतिकी कहा, ये हमने देख ही लिया, लेकिन इसे बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्यूटलेट ने यूज़ कर लिया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सामाजिक भौतिकी शब्द की जगह पे सोशोलॉजी टर्म दी थी। कॉम्टे का मानना था कि समाजशास्त्र मानव समाजों के अतीत के विकास की व्याख्या कर सकता है, मतलब पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको सोशोलॉजी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, और उसके साथ ही भविष्य के मार्ग की भविष्यवाणी भी कर सकता है, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। उनका तर्क था कि मानव समाज का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए, मतलब साइंटिफिकली करना है हमें, नेचुरल साइंसेस के मेथड को एप्लीकेबल करके, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अभी सोशोलॉजी में ये बोलना चाहते हैं कि सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें नेचर के जो साइंसेस थे, नेचुरल साइंसेस, उनको जो मेथड है उनको इस्तेमाल करना है। अभी उसमें डिटेल में जाने से पहले मैं सेंट साइमन के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताना चाहूँगी, जो उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक तो इनकी बुक हो गई ये वाली, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोसाइटी, एक हम इसको याद रखेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने एक टर्म दी थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और सोशोलॉजी को इन्होंने सोशल बायोलॉजी बोला था। नेक्स्ट इन्होंने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सैनिक, कानून और औद्योगिक समाज। तो सैनिक को मिलिट्री, कानूनी को लीगल और इंडस्ट्रियल औद्योगिक को बोलेंगे। और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस हम अभी देख ही लेंगे इनका। तो ये 3-4 टर्म इनके याद रखेंगे तो इनफ है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हमारे लॉ के जो ह्यूमन प्रोग्रेस की लॉ इन्होंने दिए थे, जिसे इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी कहा, जिसे एवोल्यूशनरी स्टेज भी कहा जाता है, वो क्या है देख लेते हैं। और जो इन्हें ये मानते थे कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब हमारा बौद्धिक विकास हो रहा था। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती है, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं कि उनके एवोल्यूशन का आधार क्या था। 2-3 चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक तो ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो उद्विकासवादी थिंकर हो गए। उसके साथ ही एवोल्यूशनर का जो पर्सपेक्टिव है वो इंटेलेक्चुअल है, जिसे हम बौद्धिक बोलेंगे, बौद्धिक विकास। तो आगे हम देख लेते हैं किस तरह से बात करते हैं बौद्धिक विकास के बारे में। अगस्ट कोम्ट ने मानव चिंतन के विकास की व्याख्या करने के लिए मानव प्रगति के नियम का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने 3 चरणों का नियम भी कहा था। उनके अनुसार समाज का बौद्धिक विकास एक व्यक्ति के मानसिक विकास के समान ही होता है। किस तरह से समाज मतलब जो व्यक्ति है उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से वो छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, चीज़ों को समझता है, फिर रैशनल अपनी थिंकिंग इस्तेमाल करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। देखते हैं हम, जिस प्रकार एक व्यक्ति बचपन में धार्मिक आस्थावान होता है, किशोरावस्था में आध्यात्मिक विचारक जो अमूर्त विचारों पर प्रश्न उठाता है, बनाता है, और अंत में वयस्कता में वैज्ञानिक या सकारात्मक विचारक बन जाता है। ठीक उसी तरह मानव चिंतन भी 3 अलग अलग चरणों से विकसित हुआ था। ये चरण कौन कौन से हैं? ये चरण थे धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण। इंग्लिश में अगर हम देखें तो, क्योंकि इंग्लिश की टर्म्स क्या है वो सेम रहती है, लेकिन हिंदी में इनका अनुवाद अलग हो जाता है, तो आई सजेस्ट कि आपको इंग्लिश की टर्म भी देखनी चाहिए।
थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज भी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड की थी, फैक्टिसिज्म, पॉलीथिज्म, मोनिथिज्म। तो थियोलॉजिकल स्टेज के बारे में क्या बोलते हैं? अगस्ट कोंट के अनुसार धर्मशास्त्रीय चरण मानव चिंतन के विकास का सबसे प्रारंभिक चरण था, मतलब फर्स्ट स्टेज थी ये। इस चरण में लोग क्या है, अलौकिक विश्वासों के माध्यम से प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ठीक है, सब इसमें आता है मूर्ति पूजा, थीसिज्म। ये भी आपको मैं बोलूंगी कि इंग्लिश में आप इसको हिंदी के साथ साथ याद करें। फैक्टिसिज्म की बात करें, मूर्ति पूजा धर्मशास्त्रीय चरण का सबसे प्रारंभिक रूप होता है। इसमें लोग निर्जीव वस्तुओं में सजीव आत्मा होती है जिसे जीववाद कहा जाता है, उसमें मानते थे, वो जीववाद मानते थे। निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव कोई आत्मा होती है, इस तरह की मान्यता थी। तभी तो वो वृक्ष, पत्थर, लकड़ी जैसी चीज़ों को क्या है, प्राकृतिक घटना समझ के उनको पूजते थे, उनको उनके अंदर एक जीव, एक सजीव मानते थे, जिसे वो मानते थे कि इनकी वजह से ये हमारे भगवान है, या इनकी वजह से ये प्रकृति है, हम हमारे ऊपर नाराज है, तो उनको पूजते थे। सभी घटनाओं को अलौकिक शक्तियों से उत्पन्न माना जाता है। बहुदेववाद में क्या होता है, समय के साथ में मूर्ति पूजा की विश्वसनीयता कम होने लगती है, जिससे बहुदेववाद का उदय हुआ। इस चरण में लोग कई देवताओं में विश्वास करते हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम मानते हैं ना, जल देवता, वर्षा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये अलग अलग देवता हो गए, क्योंकि एक ही बहुदेववाद का मतलब ही है बहुत सारे देवता। मूर्ति पूजा मतलब एक किसी पर्टिकुलर मूर्ति को अपन समझ के माने। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद धर्मशास्त्रीय चरण का अंतिम चरण है, मतलब थियोलॉजिकल स्टेज का लास्ट स्टेज है। इसमें एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास शामिल होता है, जो हम मानते हैं ना कि सबका भगवान एक ही है, ब्रह्मांड में सभी पहलुओं को नियंत्रित और व्याख्या करता है। सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का श्रेय सिर्फ एक ही दैवी शक्ति को दिया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, थियोलॉजिकल स्टेज, उसमें फैटिसिज्म, पॉलीथिज्म, मोनिथिज्म, जिसमें मूर्तिवाद जो है, मूर्ति पूजा, उसको बढ़ावा मिलता है। पॉलीथिज्म में बहुत सारे देवता होते हैं, जैसे कि वाटर, रेन, फायर, अर्थ, एयर। मोनिथिज्म में एक ही गॉड पे हम लोग फोकस रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेटाफिजिकल। जैसे कि यहाँ पे देखो आपने ये, जैसे अगर हम शॉर्ट में अगर थियोलॉजिकल स्टेज को देखें तो ये क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्रीय चरण में मानव मन सभी घटनाओं को अलौकिक शक्तियों की प्रत्यक्ष क्रिया का परिणाम मानता है। प्रकृति और समाज में घटित होने वाली घटनाओं को ईश्वरीय इच्छा या ईश्वर के हस्तक्षेप का परिणाम माना जाता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, इसमें चेचक या हैजा हो जाता है, तो इस तरह की बीमारी को ईश्वर के क्रोध की अभिव्यक्ति माना जाता था। जैसे कि अपन आज की सोसाइटी में भी देखते हैं कि जैसे चेचक मतलब चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है ना, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ये हो जाता है, तो सोचते हैं कि माता है नाराज हो गई। तो ये चीज़ें हम अभी भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आध्यात्मिक चरण, जिसे कि मेटाफिजिकल स्टेज बोलते हैं। इसमें घटनाओं की व्याख्या प्रकृति जैसी अमूर्त शक्तियों और सत्ताओं के माध्यम से की जाती है। ये शक्तियाँ वैज्ञानिक व्याख्याओं के बजाय मानवीकृत अमूर्त अवधारणाएं होती हैं। मतलब कोई हमारी कोई घटना हो रही है, उसके पीछे हम लॉजिकली किसी चीज़ को सोच पाएँ। मनुष्य सार, आदर्शों और रूपों के संदर्भ में अर्थ और व्याख्या की खोज करता है, अंततः किसी परम वास्तविकता की ओर, जो अक्सर ईश्वर के जुड़ाव से जुड़ी होती है। कि हम बोलते हैं ना, ये भगवान की इच्छा है, ऐसा होना था, तो उसके पीछे हम किसी जो अद्वितीय शक्ति होती है, जिसको लोग पहले जैसे अंधविश्वास वाला था उस समय मानते थे, उस तरह से थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है लोगों की सोच में। जब क्योंकि इस टर्म में क्या है, जैसे इसमें तो क्या है, ईश्वर का क्रोध माना जाता है, लेकिन अभी क्या हम एलोपैथी की भी मदद लेने लग गए, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सकारात्मक स्टेज क्या होती है, मतलब पॉजिटिव स्टेज या साइंटिफिक स्टेज जो थी, इसमें मनुष्य मूल कारणों या अंतिम लक्ष्यों की खोज करना बंद कर देता है, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं को सत्यापित या व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं किया जा सकता। इसके बजाय मानव घटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है, और उसमें क्या करता है, ज्ञान, अवलोकन, प्रयोग, तुलना पर जोर देता है। मतलब मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव स्टेज में जो अगस्ट कोम्टे हैं, वो 3 सूत्र देते हैं हमारे कि किस तरह से हम सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंपैरिजन। तो इसी की इन्होंने बात की है कि इस तरह से वो लोग देख के समझ पाते हैं। जैसे ये देखिए, नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन, और अटेंशन इज गिवन टू इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ सक्सेस एंड रिजेंबल। मतलब वो उसका खोज
जो कोई कारण है उसको खोजते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं, बाकी भगवान में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। अब सोसाइटी में किस तरह से चेंज हो रहा था? अकॉर्डिंग टू अगस्ट कोम्ट, ऑल सोसाइटीज अंडरगो कंटिन्यूस चेंज, मतलब इनके अनुसार उद्विकासवादी मानते हैं कि लगातार सोसाइटी बदल रही है, और वो जो बदलाव है वो इंटेलेक्चुअल हार्मनी मानते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब मैं हिंदी में देख लेते हैं। इनका निरंतर परिवर्तन से गुजरती है सोसाइटी। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब समाज में सामाजिक स्थिरता होती है। इसके दौरान बौद्धिक सामंजस्य बना रहता है और समाज के विभिन्न भाग संतुलन में रहते हैं। इस अवस्था को समाज का जैविक काल कहा जाता है। मतलब जैविक काल मतलब क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पीरियड ऑफ सोसाइटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस टर्म को भी आप याद रखना, मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। समाज का जैविक काल कहा जाता है। हालांकि जब एक क्रांतिकाल शुरू होता है तो पारंपरिक मान्यताएं, संस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं बाधित होने लगती हैं और इंटेलेक्चुअल हार्मनी जो टूट जाती है, जिससे क्या होता है, सोशल जो कंडीशंस हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। कॉम्टे का मानना था कि उनके समय का फ्रांसीसी समाज ऐसे ही एक क्रांतिक काल से गुजर रहा था। इन जो मानव चिंतन के चरणों को राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व के रूप में भी जोड़ा इन्होंने। धार्मिक चरण के दौरान समाज पर इस तरह का क्वेश्चन अभी आरपीएससी में एक आया था, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो थियोलॉजिकल स्टेज में किसका प्रभुत्व था समाज पर? पुरोहितों का प्रभुत्व था, जबकि राजनीतिक सत्ता सैन्य नेताओं के हाथों में थी। ठीक है। आध्यात्मिक चरण मेटाफिजिकल में मध्ययुग और पुनर्जागरण काल के अनुरूप है, पर पादरियों और वकीलों का प्रभुत्व था। और फिजिकल नहीं, साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज में क्या था जो उभर रहा था? औद्योगिक प्रशासकों का प्रभुत्व था और वैज्ञानिक विचारकों द्वारा नैतिक रूप से निर्देशित किया जाता था। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वहाँ पे साइंटिफिक थिंकर्स थे पॉजिटिव स्टेज में, ये इनके हाथ में सारी कमान होती है सोसाइटी की, ये सोसाइटी को गाइड करते हैं। मेटाफिजिकल चर्चमैन और लॉयर, थियोलॉजिकल में प्रीस्ट थे, मिलिट्री लीडर्स थे, और यहाँ पे भी क्या है, लीगल वाला जो आता है ना, मिलिट्री वाला, वो आंसर था। अभी आरपीएससी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ साइंसेस, कि जो साइंस है उन्होंने किस तरह से उनको हायरार्की दी थी, विज्ञानों का पदानुक्रम किस तरह से किया था। अगस्ट कोम्टे ने विज्ञानों का पदानुक्रम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि विज्ञानों के उद्भव और विकास का ऐतिहासिक क्रम, निर्भरता का क्रम, प्रत्येक विज्ञान अपने से पूर्व विज्ञान पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन भी अभी हमारे आरपीएससी का जो एपी का पेपर हुआ था उसमें आया था कि जो उन्होंने विज्ञानों का जो क्रम दिया था वो किस पर आधारित था। पॉजिटिव उसमें आ जाएगा, पॉजिटिव मेथड या साइंस वाला जो भी ऑप्शन था उसमें वो ऑप्शन रहेगा, और अगले विज्ञान के लिए आधार तैयार करता है। विषय वस्तु की सामान्यता में कमी और जटिलता में वृद्धि, और इसके बाद अध्ययन किए गए तथ्यों की परिवर्तनशीलता में वृद्धि। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश वाला पार्ट भी देखें, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। फिर इन्होंने जो विज्ञानों का क्रम बताया था वो बताया था गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और नैतिकता। और इन्होंने इस केंद्रीय स्थान पर रखता है, मतलब इनको क्वीन बोलते हैं ये सोशल साइंसेस की, सोशोलॉजी को, जो सबसे जटिल विज्ञान है और सभी जो पूर्ववर्ती विज्ञान थी उन पर निर्भर है। नैतिकता से कॉम्टे का तात्पर्य था व्यक्तियों के पूर्व में मनुष्यों के वैज्ञानिक अध्ययन से था। ये हम अभी देख लेंगे। ये देखिए, ये बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंस है ना, हर एक साइंस वन बिफोर इट एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट, मतलब एक पे वो पहली वाली पे डिपेंड होती है, दूसरे के लिए ग्राउंड तैयार करती है। ये बोलते हैं कि जो सोशोलॉजी है, जैसे जैसे साइंस का इन्होंने एक ग्राफ दिया था कि किस तरह से डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है साइंसेस की और जनरलाइटेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे ये बोलते थे कि सबसे टॉप पे सोशोलॉजी होती है और लास्ट में यहाँ पे मैथ होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम होती है लेकिन जनरलाइबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम सोशोलॉजी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी सब्जेक्ट की और जनरलाइबिलिटी कम होती जाएगी। और इसको आप एक कोड के थ्रू भी याद रख सकते हैं इनको इंग्लिश में, MAPCBS, इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स है और यहाँ पे सोशोलॉजी है।
मोरल्स को आप नहीं भी याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका आपको याद रखना है मैथ के बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। और नज़दीकी अगर हम विज्ञान की बात करें तो बायो सोशोलॉजी के सबसे नज़दीक होती है। जैसे कि इन्होंने लिखा है मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस जो है सोशोलॉजी है, जो कि सभी पिछली साइंसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि अगस्ट कोम्टे ने जब समाजशास्त्र को विज्ञानों के पदानुक्रम का सर्वोच्च स्तंभ बताया था, क्या बोला था इन्होंने इसको? क्राउनिंग एडिफेंस। तो उन्होंने इसकी एकीकरणीय भूमिका पर जोर दिया। कोम्ट के अनुसार समाजशास्त्र समाज को समग्र रूप से समझने के लिए अन्य सभी विज्ञानों के ज्ञान को एकीकृत करता है। उसको इन्होंने सोशोलॉजी को स्टैटिक और गतिशील समाज भी कहा था, मतलब स्टैटिक और डायनामिक भी बोला है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसके साथ ही डायनामिक, अगर बुक की स्टैटिक्स की अगर बुक की बात की जाए, स्टैटिक सोशोलॉजी, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर की है। लेकिन अगर सोशोलॉजी को किसने बांटा है स्टैटिक और डायनामिक में, तो वो अगस्ट कोम्ट का आ जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इनकी बात करते हैं कि जो सामाजिक स्थिति की होती है, मतलब स्टैटिक जो है सोशल स्टैटिक, वो समाज के अस्तित्व की स्थितियों से संबंधित होती है। मतलब जो समाज में स्टेबल जो पार्ट हैं उसको समझने के लिए हमें सोशल स्टैटिक की ज़रूरत होती है। और यह उन तथ्यों का अध्ययन करती है जो सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, स्थिरता, सामंजस्य बनाए रखते हैं और सामाजिक गति की डायनामिक, सामाजिक गति और परिवर्तनों के नियमों पर केंद्रित होती है। यह सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया और उन विभिन्न चरणों के अनुक्रम की जांच करती है जिनसे होकर समाज विकसित होता है। मतलब किस तरह से हमारे समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम सोशल डायनामिक इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ चीज़ें, जैसे हमारे कुछ एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो स्टेबल हैं, लाइक हमारे फैमिली है, मैरिज है, रिलीजन है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? सोशल स्टैटिक में आ जाएंगी। जहाँ स्थैतिकता समाज में व्यवस्था और संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत करती है, वहीं कोम्ट के अनुसार गति की प्रगति का सिद्धांत है जो समाज के मूलभूत विकास और क्रमिक विकास को संदर्भित करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो मेन थी कि जो समाज में चीज़ें स्टेबल हैं उसको सोशल स्टैटिक उन्होंने बोला था, जो परिवर्तनशील है उसको डायनामिक बोला था। और सोशल स्टैटिक बुक है हर्बर्ट स्पेंसर की। और इन्होंने दो चीज़ें और दी थी, वो मैं आपको भूल गई हूँ मेंशन करना, ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। ऑर्डर एंड प्रोग्रेस टर्म्स अगर आ जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? अगस्ट कोम्ट के हो जाएंगे। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक सेक्युलर बिलीफ था जो कि अगस्ट कोम्टे के द्वारा डेवलप किया गया। कोम्टे का आइडिया था कि पारंपरिक धर्मों को तर्क और विश्वास की वैज्ञानिक समझ पर आधारित आध्यात्मिक अभ्यास के एक नए रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। इस प्रणाली का मूल आधार मानवता को ही आधार का पात्र मानता है। मतलब रिलीजन मानवता का ही एक धर्म होना चाहिए। ऐसे ये हमारे चर्च में जैसे क्रिश्चियनिटी है और हिंदुइज्म है, इस्लामिज्म है, इन सब को नकार के बात करते हैं कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। और यही जो धर्म है हमारे तर्क के ऊपर आधारित है, जो परोपकार और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगा, व्यक्तियों की सामूहिक भलाई के लिए एकजुट करता है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। कोम्टे ने एक संरचित संरचना समाज की कल्पना की थी जहाँ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का एक पुरोहित वर्ग, मतलब ये चाहते थे कि सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो एक ग्रुप में रहें और ग्रुप बने उनका, और जो समाज सोशल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी को क्या करें? मार्ग दिखाएं। मतलब उन्हें अपने जो भी उनके तर्क के आधार पर समाज के लिए जो भी अच्छा है उसको बढ़ावा दें और समाज की भलाई हो। ये समझना आवश्यक है कि कोम्टे का मानवता का धर्म उनके व्यापक प्रत्यक्षवादी दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो अनुभवजन्य ज्ञान और सामाजिक प्रगति पर बल देता है और यह कैसे दैवीय सत्ता के बजाय मानवीय क्षमता और सामूहिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक धार्मिक सिद्धांतों से भिन्न है। अब इसका मतलब सार यही है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप किया जाना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी पर बेस्ड हो। ह्यूमैनिटी मतलब परोपकार, सामाजिक जो समूह है उसकी कल्याण की भावना, इस तरह की बात करते हैं। और समाज में अगर जो सर्वोच्च पूजनीय होने चाहिए वो कौन होने चाहिए? वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट और दार्शनिक होने चाहिए। और ये पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है उसको डेवलप इन्होंने किया था। इनकी बुक्स अगर हम देखें,
अगस्ट कोम्ट की। तो कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसका फ्रेंच नाम ये है, 1830 में इन्होंने लिखी थी इसको। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनमें टर्म दी थी, पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और हायरार्की ऑफ साइंसेस। ये 6 वॉल्यूम इन्होंने इसकी पब्लिश की थी। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये इसका फ्रेंच नाम हो गया, 1851 से 1854, इसकी 4 वॉल्यूम है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अ जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, ये 1848 में इन्होंने पब्लिश हुई थी। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन 1852 में, इसमें इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी टर्म दिया था। नेक्स्ट इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ अगस्ट कोम्ट, ये इनकी लास्ट बुक थी। अब हम अगर समराइज करना चाहें अगस्ट कोम्ट को, तो हम देख सकते हैं कि अगस्ट कोम्ट की सबसे पहले तो उनका जो अप्रोच था वो पॉजिटिविज्म था। पॉजिटिविज्म मतलब सोसाइटी को पॉजिटिव देखना। पॉजिटिव देखने से मतलब है कि नेचुरल साइंसेस के जो मेथड हैं उनके थ्रू सोसाइटी को स्टडी करना। नेचुरल साइंसेस के मेथड में सबसे पहले वो बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की एंड कंपैरिजन की। ये तो उन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में बोला था। उसके बाद लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की उन्होंने बात की थी। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में उन्होंने थियोलॉजिकल, फैटिसिज्म एंड लास्ट में उन्होंने दिया थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। और थियोलॉजिकल को भी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फैटिसिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म। उसके बाद उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी टर्म दिया था, जिसे बोला था कि मानवता का एक धर्म होना चाहिए जो समाज के कल्याण के लिए काम करे। उसके बाद उन्होंने जो सोशियोलॉजी टर्म किया था 1838 में, जिसे सोशल फिजिक्स भी उन्होंने बोला था। और उनके जो कॉन्सेप्ट थे, एक दिमागी शुद्धता वाला भी है, सेरेबल हाइजीनिक। उनका मतलब था कि जो शुरुआत की जो भ्रामक पुस्तकें, पत्रिकाएं थी ना, वो अपने आप को उनसे बचाना चाहते थे। और उस समय वो क्या, अपने खुद के ही विचार लिखते थे। और गांधी जी के जो 3 बंदर की जो अवधारणा थी ना, वो दिमागी शुद्धता को भी स्पष्ट करती है कि किस तरह से हमें कोई भी गलत चीज़ें हैं उनको देखना नहीं है, सुनना नहीं है और बोलना भी नहीं है। तो ऐसे ही अगस्ट कोम्टे का भी एक सिद्धांत था इसी तरह से। तो ये भी आप याद रखें, सेरिब्रेबल हाइजीन मतलब दिमागी शुद्धता। इसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे, इसकी हमने बात कर ली है। और ये इनके टर्म्स हो ही गए। और अब हम क्वेश्चंस देख लेंगे। सबसे पहले, फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन कंसिडर किए जाते हैं? अगस्ट कोम्टे। अगस्ट कोम्टे ने मानव विचार के विकास को कितने चरणों में वर्गीकृत किया है? 3। फर्स्ट स्टेज क्या थी? अभी हमने देखा था। तो आई सजेस्ट कि आप इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा प्रेफर करें इनके लिए। धर्मशास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोम्ट के सामाजिक विकास के 3 चरणों में से एक नहीं है? तो धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसा, सकारात्मक समाजशास्त्री, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट है, कोम्ट के अनुसार समाज किस अवस्था में वैज्ञानिक तर्कसंगतता और अनुभवजन्य प्रमाणों पर निर्भर करेगा? तो कौन सा इसमें हो जाएगा? सकारात्मक, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोम्ट का प्रत्यक्षवाद किस प्रकार के ज्ञान के महत्व पर बल देता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा एम्पिरिकल, अनुभवजन्य पर बल देता है वो। क्योंकि पॉजिटिविज्म भी हम कैसे कर पाएंगे? ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें सेंसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवजन्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोम्टे के अनुसार कौन सा चरण अमूर्त दार्शनिक तर्क पर आधारित व्याख्याओं को समाहित करता है? दार्शनिक आधारित कौन सा है? एम्पिरिकल। नहीं। नेक्स्ट है, कोम्टे का विजन क्या था सोसाइटी के लिए? क्या था? साइंस। किसका प्रभुत्व होना चाहिए? साइंस का। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।